हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चालक, अर्धचालक तथा विद्युत रोधी। और आगे आवेशन पढ़ेंगे और आवेशन की 3 विधि है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें अभी पढ़ेंगे चालक, उसके बाद अर्धचालक, तो फिर विद्युत रोधी। तो देखिए चालक का मतलब क्या होता है। चालक का मतलब होता है चलने वाला। चलने वाला कहने का मतलब यहाँ पर कोई चीज चलाना नहीं, यहाँ पर करंट का बात हो रहा है, धारा का बात हो रहा है, यानी कि जिससे धारा का प्रवाह होता है। सिंपल में जिस पदार्थ से, जिस वस्तु से धारा का प्रवाह होता हो उसे हम चालक कहते हैं। या फिर धारा का प्रवाह कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, प्रोटॉन का प्रवाह नहीं होता है और ना ही न्यूट्रॉन का प्रवाह होता है, केवल इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। यानी कि चालक का मतलब समझे आप कि जिस पदार्थ से धारा का प्रवाह हो जाता है, जो पदार्थ से करंट का प्रवाह हो जाएगा उसको हम कहेंगे चालक, यानी कि इंग्लिश में इसको कंडक्टर बोलेंगे। धारा का प्रवाह होगा उससे, उसको हम कहेंगे चालक। इसका जो परिभाषा है वो लिखते हैं, ठीक। चालक जिस पदार्थ से धारा का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं। जो भी पदार्थ धारा का प्रवाह होगा उससे, तो हम उसे चालक कहेंगे, चालक। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, जैसे आप देखते हैं कि जो आपके घर में बिजली होगा तो धारा का प्रवाह यानी करंट कैसे जाता है, तार के माध्यम से। तार किस चीज क्या होता है, तो तार जो होता है वो धातु होता है। धातु मतलब जिससे धारा का प्रवाह होता है, जिस जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक, सुचालक यानी कि उससे ऊष्मा और विद्युत एक भाग से दूसरे भाग जा सकता है। जैसे में धातु में भी कौन कौन आ जाता है, लोहा आ जाता है, एल्युमिनियम आ जाता है, तांबा आ जाता है, और भी सोना चांदी ये सब भी आ जाते हैं। बहुत सारे धातु है, ये सबसे क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। और हम लोग भी एक चालक है, मनुष्य भी एक चालक है, जानवर भी एक चालक है। और धातु तो हो गया विद्युत का चालक, लेकिन एगो अधातु भी होता है जो विद्युत का सुचालक होता है, उसका नाम है ग्रेफाइट। आप ग्रेफाइट देखे होंगे, आप पेंसिल यूज करते होंगे तो उसमें जो काला भाग होता है उसी को हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। तो चलिए इसका उदाहरण जो है वो भी लिख देते हैं। सबसे पहले आपका समझना बहुत जरूरी है, आप समझ जाइएगा तो अपना आपसे भी ये सब लिख लीजिएगा और उदाहरण भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं ऐसे, और आप हमारे समझ जाइए और फिर हमारे साथ नोट करते चलिए, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए जितना भी धातु है लिख देते हैं, सभी धातु। जैसे में लोहा, लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, आदि। और भी लिख देते हैं, आदि लिख देते हैं, मतलब बहुत सारे और, ठीक। चांदी हो गया, और उसके बाद मनुष्य या जानवर का शरीर भी हो जाएगा, जानवर का शरीर, ठीक। और एक अधातु में ग्रेफाइट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन में पूछता है निम्नलिखित में कौन चालक है, तो सब दे देगा अधातु का ही, और ग्रेफाइट भी एक रहेगा, तो ग्रेफाइट आप लोग टिक कर सकते हैं। इसको लिख देते हैं, ये अधातु है, ठीक। तो ये था चालक और इसके उदाहरण। इसके आगे देखते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक कहने का मतलब ये मत समझ लीजिए कि आधा आधा, मतलब आधा आधा करंट जाएगा, आधा आधा करंट नहीं जाता है। चलिए इसको बताते हैं अर्धचालक मतलब क्या होता है। तो अर्धचालक का मतलब होता है कि जो पदार्थ है ना, वो सामान्य ताप पर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं उस पर विद्युत का कुचालक होगा, यानी उससे धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ताप बढ़ता है, तो उससे क्या होगा, धारा का प्रवाह होने लगेगा। या फिर उसमें अशुद्धि मिलाते हैं तो वो उससे भी क्या होगा कि धारा का प्रवाह होगा। यानी कि अर्धचालक का डेफिनेशन कैसे होगा कि वह पदार्थ जो सामान्य ताप पर विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ा तो वो विद्युत के सुचालक हो जाएंगे, या फिर अशुद्धि मिलाने पर भी वो विद्युत के सुचालक हो जाएंगे, उसे हम अर्धचालक कहेंगे।
जैसे इसमें एग्जाम्पल दो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक, एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अर्धचालक का भी परिभाषा लिख देते हैं। अर्धचालक का भी परिभाषा, वह पदार्थ जो सामान्य ताप पर विद्युत के कुचालक लेकिन ताप बढ़ने या अशुद्धि मिलाने पर विद्युत यानी कि बिजली के, विद्युत के सुचालक हो जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे अर्धचालक कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? उदाहरण के लिए सिलिकॉन, सिलिकॉन Si और जर्मेनियम, ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए अर्धचालक जी। ठीक है, तो ये हुआ अर्धचालक। ठीक है, अगर आप नोट 9 किए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं विद्युत रोधी, यानी ये वाला, और कुछ इसी को बोलते हैं कुचालक या फिर अचल। ये क्या होता है? तो देखिए, आपने चालक में पढ़ा कि चलेगा, यानी कि धारा प्रवाहित होगा। कुचालक या फिर इसको अचालक ले लीजिए, अचालक भी इसी को, अचालक यानी देखिए इसमें अचालक यानी कि चलने वाला नहीं। क्या नहीं चलेगा? तो धारा नहीं जाएगा, यानी कि धारा का प्रवाह नहीं। तो इसका तो परिभाषा सिंपल है कि वह पदार्थ जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत रोधी कहेंगे दीजिए, कुचालक कह दीजिए, या फिर अचालक कह दीजिए। जिससे धारा का प्रवाह यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, उसे, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? विद्युत रोधी पदार्थ कहेंगे, या फिर कुचालक या फिर अचालक। जिस चालक मतलब धारा का प्रवाह होगा और अचालक मतलब धारा का प्रवाह नहीं होगा। सिंपल इसका परिभाषा है, चलिए लिखते हैं। जिस पदार्थ से धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मार्कर देख रहे हैं, यह भी विद्युत के कुचालक ही है। मार्कर लिख सकते हैं, पेन लिख लीजिए, पेंसिल नहीं होगा, पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है वो तो विद्युत के कुचालक होता है, सॉरी सुचालक होता है। प्लास्टिक लिख लीजिए, प्लास्टिक है। लकड़ी, सूखी लकड़ी लिख लीजिए, कच्ची लकड़ी नहीं होगी, सूखी लकड़ी और आदि, और भी बहुत सारे हो जाएंगे जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता है। रबड़ भी एक लिख लीजिए। चलिए इधर पहले रबड़, जो तार के कवर में जो लगा होता है रबड़, वो भी तो विद्युत के कुचालक न होता है, रबड़ आदि। ये हुआ माने कि जिससे धारा का प्रवाह नहीं हुआ उसे हम विद्युत रोधी या कुचालक कहेंगे। जैसे मार्कर हो गया, पेन हो गया, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, रबड़ आदि, और भी बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुचालक का परिभाषा है। आप इसे लिख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे है आवेशन। तो सबसे पहला बात तो कि आवेशन होता क्या, आवेशन कहते किसको है? तो देखिए, वस्तु विद्युत क्या होती है? उदासीन होती है।
तो उसको जो आवेश देने की क्रिया होगी ना उसी को आवेशन, नहीं समझे? माने जितने भी वस्तु होते हैं वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। यानी कि जितना प्रोटॉन किसी वस्तु पर जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि दोनों पर चार्ज अलग अलग होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के आवेश को खत्म कर देते हैं। तो क्या हो जाते हैं वो उदासीन, मतलब विद्युतः उदासीन ही होते हैं। तो क्या होगा इसमें आवेशन में कि कोई वस्तु उदासीन है उसको आवेश देने कहने का मतलब कि उसको आवेशित करने की जो क्रिया होगी उसे ही हम आवेशन कहेंगे। यानी कि आवेश दो प्रकार के हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। वस्तु पर या तो धन आवेश होगा या फिर ऋण आवेश होगा। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा कि किसी उदासीन वस्तु को किसी वस्तु को आवेश देने की क्रिया को क्या कहेंगे, तो आवेशन कहेंगे। ठीक, तो इसका जो परिभाषा है वो लिखते हैं। किसी वस्तु को आवेश यानी कि चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में, चार्ज देने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। सिंपल तो परिभाषा है। कोई उदासीन वस्तु है ओकरा कोई चार्ज दे दिया यानी कि धन आवेश चाहे ऋण आवेश दे दिए, वही क्या कहलाए, आवेशन कहलाए। सिंपल है परिभाषा। किसी वस्तु को आवेश देने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। सिंपल तो है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आवेशन तीन प्रकार से हो सकते हैं। आवेशन कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो तीन प्रकार। कौन कौन, तो एक घर्षण द्वारा हो सकता है आवेशन, चालन द्वारा आवेशन हो सकता है, एक प्रेरण द्वारा आवेशन हो सकता है। ठीक है, तो इस तीनों को हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं कि आवेशन के तीन प्रकार। आवेशन के तीन प्रकार हैं। कौन कौन है, तो पहला है घर्षण द्वारा आवेश। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर्षण द्वारा आवेश, पहले इसी को समझ लेते हैं बारी बारी से, एक एक करके तीनों को हम समझते हैं। घर्षण द्वारा आवेश, ठीक है। घर्षण यानी कि रगड़ाव, टकराव, घर्षण द्वारा आवेशन, इसको समझिएगा ध्यान से। यानी कि जब क्या होगा, घर्षण क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच होता है, अकेले थोड़ी ना घर्षण होगा, रगड़ाव होगा। जब भी होगा तो दो वस्तुओं के बीच होगा। तो जब दो वस्तुओं के बीच क्या होगा, घर्षण होगा, रगड़ाव होगा, तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन या तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर चले जाए या फिर दूसरे से पहले पर चले, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। यानी कि जिस पर इलेक्ट्रॉन कम गया वो धन आवेश हो गया। इस सब को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जिस पर इलेक्ट्रॉन कम गया उस पर धन आवेश आ गया, जिस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया उस पर ऋण आवेश आ गया। तो सिंपल है, जैसे एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, आप समझ जाएगा एग्जांपल से। ठीक, जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु ई ए है और ई बी। पहले दोनों क्या था, तो उदासीन। ठीक, जब दोनों वस्तु को क्या क्या कराए, घर्षण करा, दोनों के पास लाके घर्षण रगड़े, घर्षण किए, तो क्या हुआ, मान लेते हैं कि ए से कुछ ना इलेक्ट्रॉन, ये जो ए वस्तु है ऐसे कुछ इस पर चलेगा इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन चले आए इस पे, ए पर से चल के इस पर चला है। तो देखिए, अब जानते हैं आप लोग कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी परमाणु हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसमें से कुछ गया इलेक्ट्रॉन, तो पर इलेक्ट्रॉन कमेगा, पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ये सब हम बताए थे पिछले वीडियो में, आपने नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तब बढ़ कौन गया, प्रोटॉन। प्रोटॉन बढ़ गया, तब प्रोटॉन पर हम लोग जानते हैं कि कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। तो ये वस्तु क्या हो गया, धनावेशित हो गया। और इस पर आइए, इस पर इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन का मान ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी और प्रोटॉन कम जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस। तो ये हो जाएगा वस्तु ऋण आवेश। ये तो सिंपल है कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या है कि जब दो वस्तुओं के बीच क्या होता है, घर्षण होता है, तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होता है उस पर धन आवेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है उस पर ऋण आवेश होता है। ठीक, तो जो परिभाषा है वो हम लिखते हैं, आप हमारे साथ पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद नोट करते चलिएगा, बहुत अच्छा है। जब दो वस्तुओं के बीच
क्या होता है, घर्षण होता है तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धन आवेश तथा, यहाँ पर लिख देते थोड़ा, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या बढ़ोतरी बोल सकते हैं, अधिकता होती है उस पर क्या होता है, उस पर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक, तो ये था हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। आप इसको नोट कर रहे होंगे या फिर नहीं किए होंगे तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। चलिए, दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन। पहला हमने देख लिया घर्षण द्वारा आवेशन, और दूसरा समझते हैं चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। तो इसमें समझिएगा कि कोई वस्तु है जो आवेशित है, आवेशित कहने का मतलब उस पर या तो प्लस चार्ज होगा या फिर माइनस चार्ज होगा। कोई वस्तु आवेशित है और एक वस्तु क्या है, अनावेशित है। अगर हम क्या करते हैं कि कोई आवेशित वस्तु के पास किसी अनावेशित वस्तु को भी ले जाएंगे ना, तो उसी प्रकार का जिस प्रकार का जो आवेशित वस्तु पर आवेश है, या मान लीजिए धन आवेश है उस पर, तो जो अनावेशित वस्तु है उस पर भी क्या आ जाएगा, धन आवेश आएगा। अब नहीं समझे होंगे तो इसको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु है और इस पर प्लस चार्ज, यानी कि इसको हम आवेशित वस्तु कह सकते हैं, आवेशित वस्तु। और एक वस्तु है बी, ठीक है, इससे दूर है अभी। एक वस्तु है बी, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, ठीक। और यह है उदासीन, ठीक। ये कैसा है, तो उदासीन है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब क्या करते हैं कि इससे स्पर्श कराते हैं। जो वस्तु ए है, यानी कि जो आवेशित वस्तु है जिस पर क्या है, धन आवेश है, इसके मान लीजिए कि इस पर 8 कूलम का धन आवेश है, ठीक। अब क्या करते हैं, जो बी वस्तु है इसको इसके पास ले जाते हैं और स्पर्श कराते हैं। स्पर्श यानी कि इसे सटाते हैं। अब वस्तु बी को क्या किए, यहाँ पर लाए और इससे स्पर्श कराए। वस्तु बी को यहाँ पर लाए और स्पर्श कराए, तो क्या होगा कि इस पर क्या है, 3 6 2 8 ठीक, 8 कूलम का धन आवेश है। तो क्या होगा, जितना इस पर आवेश है, दोनों मतलब जो आवेश इस पर है प्लस चार्ज है तो इस पर भी प्लस आएगा, और दोनों पर बराबर बट जाएगा। यानी कि 8 कूलम इस पर है तो इस पर 4 कूलम इस पर आ जाएगा और 4 कूलम इस पर आ जाएगा, ठीक। 4 कूलम इस पर और 4 कूलम इस पर, यानी कि इस पर भी उसी प्रकार का आवेश आ जाएगा। एक बार और सुन लीजिए कि किसी आवेशित वस्तु के पास कोई अनावेशित वस्तु है, यानी कि कोई उदासीन वस्तु है, उसको अगर हम उससे स्पर्श कराते हैं, छुआते हैं, सटाते हैं, तो क्या होगा कि जिस प्रकार का आवेश जो आवेशित वस्तु पर है, उसी तरह का आवेश जो हम उसके सटाए हैं उस पर भी आ जाएगा। और जितना आवेश रहेगा आवेशित वस्तु पर, तो जब ले जाएंगे पास तो दोनों पर समान रूप से आवेश बट जाएंगे। यानी कि 8 कूलम है तो 4 कूलम इस पर और 4 कूलम इस पर बट जाएगा। ये विधि कहलाता है चालन द्वारा आवेशन, ठीक। आप लोग समझ रहे होंगे, तो इसका जो परिभाषा है हम उसको लिखते हैं, ठीक। किसी आवेशित वस्तु के पास, किसी आवेशित वस्तु से, सिंपल लिख देते हैं, अनावेशित वस्तु को, आवेशित और अनावेशित लिख रहे हैं यहाँ पर, अनावेशित वस्तु को, किसी आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु को स्पर्श कराया जाए तो अनावेशित, यानी कि जिस पर कोई चार्ज नहीं है, अनावेशित वस्तु पर भी
उसी प्रकार का आवेश आ जाएगा। इस विधि को कहते हैं हम, इस विधि को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। चालन द्वारा आवेशन, यहाँ पर लिख लीजिएगा, कहते हैं। यह था हमारा चालन द्वारा आवेशन। अब आगे देखते हैं, तीसरा है हमारा, तीसरा विधि है, इसको अगर आप नोट नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तीसरा विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन आप समझ गए। तो तीसरा विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखिए, पिछले विधि में हम क्या किए थे कि कोई आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराए रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम कोई स्पर्श नहीं कराएंगे, किसी वस्तु को किसी से स्पर्श नहीं कराएंगे और उसको आवेशित करके दिखाएंगे, मतलब एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। यानी कि जो प्रेरण द्वारा आवेशन है, ये क्या विधि है कि किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए, यानी कि बिना छुए, बिना सटाए आवेश देने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। आप ये समझ नहीं रहे होंगे तो हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले का जो परिभाषा है वही लिख लेते हैं कि किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश देने की क्रिया क्या कहलाएगा? आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाएगा। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। किसी वस्तु को बिना, यानी कि बिना उसको स्पर्श नहीं करना है, बिना स्पर्श कराए आवेश देने की क्रिया को क्या कहते हैं? आवेश देने की क्रिया को, आवेश देने की क्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। आवेशन कहते हैं। परिभाषा सिंपल है, इससे ज्यादा जरूरी है कि आपका समझना। सिंपल परिभाषा हो या भारी परिभाषा हो, उससे मतलब नहीं है, जरूरी है कि समझ में आना चाहिए। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए कि कोई गोला है, मान लीजिए कि धातु का गोला है, ठीक। इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, एक स्टैंड से, इस स्टैंड पर रखते हैं। कुचालक स्टैंड है, कुचालक अभी हम पढ़ाए हैं, आप समझ रहे होंगे। कुचालक स्टैंड है, ये धातु का गोला है और ये कुचालक स्टैंड है। तो देखिएगा क्या होता है कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, तो क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है, यानी कि उस पर जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो मान लेते हैं कि वस्तु जो है धातु का गोला है, इस पर प्लस माइनस 4 प्लस और 4 माइनस, ठीक। 4 प्लस और 4 माइनस। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। ये हो गया पहला स्टेप, ठीक। अब इधर आइए, नंबर 1, स्टेप नंबर 1 सिंपल। ये धातु का गोला लिए, कुचालक स्टैंड को, स्टैंड उसको उस पर रख किया, कुचालक खड़ा किया, ठीक। अब आइए स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2, अभी धातु का गोला है, ठीक। कुचालक स्टैंड है, बार बार नहीं लिखेंगे, आप समझ सकते हैं, ठीक है। इस पर दोनों मतलब 4 गो प्लस है तो 4 गो माइनस है, यानी कि उदासीन है। प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो देखिए अब हम दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, कहीं से कोई आवेशित वस्तु लाएंगे, धन आवेशित ला सकते हैं या फिर ऋण आवेशित ला सकते हैं। मान लेते हैं हम कि धन आवेशित ले आते हैं, ठीक। तो धन आवेशित वस्तु कहाँ से लाएंगे? तो हमने पिछले वीडियो में बताया कांच के छड़ वाला और बिल्ली के खाल, या फिर आप उसको ऊन के कपड़ा से भी रगड़िएगा तो जो कांच के छड़ है उस पर क्या आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा। तो आप चाहे तो बिल्ली के खाल से अच्छा है कि आप ऊन के कपड़ा से रगड़ लीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है। तो कांच का छड़ लीजिए और क्या कीजिए कि उसको ऊन के कपड़ा से रगड़िए, तो कांच के छड़ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर इससे दूरे रखना है, मतलब इसके एकदम पास नहीं ले जाना है, थोड़ा सा पास ले जाना है। इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। मान लेते हैं कांच की छड़, कांच की छड़, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये क्या होगा, तब आप लोग
आकर्षण और प्रतिकर्षण पढ़े हैं, तो क्या करता है, प्लस माइनस को अपनी ओर खींचता है और दूर ढकेल, मतलब सेम जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, दूर ढकेलते हैं, यानी प्रतिकर्षित होते हैं, और अलग अलग चार्ज क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो जो माइनस वाला को है वो क्या करेगा, प्लस अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाला को एक साइड ले आएगा, और जो प्लस वाला है उसको दूर ढकेलेगा, यानी कि जो प्लस है वो इस कोने पर चले आएंगे। ठीक, प्लस इस कोने पर आए। ठीक, स्टेप नंबर 2 में ये हुआ। अब स्टेप नंबर 3 में आइए, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में, या फिर इसी में बता दें, चलिए आगे बनाने का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। स्टेप नंबर 3, ये लीजिए, ये लीजिए, ये हुआ आपका माइनस, ये हुआ आपका प्लस, और यहाँ पर कांच का छड़ है, इस पर प्लस चार्ज। ठीक, अब क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में जो धातु का गोला है उसको भू संपर्कित कराते हैं, यानी कि तार इसमें बांधकर और जमीन से संपर्क कराते हैं इस तरह से। ठीक, अर्थिंग, भू संपर्कित लिख लीजिए, भू संपर्कित क्या कराते हैं, तो अर्थिंग कराते हैं। तो देखिए अर्थिंग कराएंगे ना तो क्या होगा, इसमें ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर प्लस है और जमीन से, ये प्लस वाला जमीन में नहीं आएगा, जमीन से प्लस जाएगा, तो धरती माता है वहां से क्या होगा, माइनस जाएगा, यहाँ से माइनस जाएगा, माइनस मतलब माइनस कहने का मतलब माइनस चार्ज जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस जाएगा प्लस के पास, ये गया प्लस के पास, यहाँ नहीं, यहाँ पर गया, यहाँ पर, तो क्या है, ये सब इसको खत्म कर देगा, माइनस प्लस मिलके 0 हो जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे -1 और +1, तो दोनों सेम है, तो ये चिन्ह देखिए अलग अलग है, जीरो पढ़े हैं ना आप लोग, मैथ तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, तो सिंपल वाला है। तो ये क्या हो गया, खत्म। अब देखिए जो कांच का छड़ है इसको भी हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले काम इसका खत्म, अर्थिंग वाला काम खत्म, तो इसको तोड़ ताड़ के फेंक देंगे, इसको हटा देंगे सबसे पहले, सबसे पहले ये नहीं हटाइएगा, अभी काम गड़बड़ा जाएगा, सबसे पहले हटा देंगे। ठीक, उसके बाद दूसरे बार में हटा देंगे, किसको, तो कांच के छड़ को। अब देखिए ये भी काम, इसका भी काम खत्म, यहाँ प्लस माइनस वाला भी काम खत्म, बच गया कौन, कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा जरूर, यहाँ पर ये माइनस बच गया, तो हमारा वस्तु जो था, धातु का गोला था, वो कैसा हो गया, तो ऋण आवेशित हो गया। इसको बिना स्पर्श कराए नहीं ना स्पर्श किए, इसको इससे स्पर्श नहीं ना कराए, तो यही जो ये जो विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि वस्तु जो हो गया वो माइनस चार्ज इस पर, वस्तु जो है वो ऋण आवेशित हो। ठीक, ये था हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखें।